एक गांव में शारदा नाम की सास और अनामिका नाम की बहू रहती थी। सासू माँ अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अनामिका हमेशा खाना खाना करती रहती थी। जब भी बहू रानी को देखती थी वो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से शारदा बहुत चिड़ी हुई रहती थी, क्योंकि वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी, इसीलिए वो चुपचाप रहती थी। एक दिन शारदा, अरे बेटा, तुम हमेशा खाती हो और खाते ही रहती हो। क्या तुम अभी फिर खाने जा रही हो? अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप ऐसे कह रही है, ये ठीक नहीं है सासू माँ। घर में मैं कुछ भी खाऊं, आप बस मुझे कुछ ना कुछ कहते रहती है। आप मुझे शांति से खाने भी नहीं देती। आप इस तरह से कहेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कुछ नहीं है खाने को, पर तुम मुच्छों में तेल लगाकर घूमना चाहती हो। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी तुम पेट भर के कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो। कुछ दिन पहले हमारी पड़ोसी प्रतिमा कुछ पकवान बना के निमकी, पकौड़ी, मिठाइयाँ खाने के लिए ले आई थी, ताकि हम सब खा सके। मैंने तुम्हारी आंखों से छुपा रखा, पर कुत्ते का नाक तुम्हें पता चल ही गया। छी, ऐसे तारीफ मत कीजिए सासू माँ, मुझे शर्म आती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा तो तुम करती नहीं हो। मैं तुम्हें डांट फटकार लगाती हूँ तो तुम्हें तारीफ लगती है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ना रहूं तो आप मुझे छोड़ के रह नहीं पाएंगी सासू माँ, ये मैं जानती हूँ। क्यों नहीं रह पाऊंगी? मैं खुशी खुशी उछलते कूदते जिंदगी बिताऊंगी। हाँ, तुम नहीं रहोगी तो मैं खुश रहूंगी और घर का कचरा भी साफ हो जाएगा। तब तक उनके गली में पानी पूरी बेचने वाले स्टॉल के मालिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। अनामिका इस तरह से बातें करके बहुत खुश थी। ये देखकर सासू माँ बहुत चिढ़ गई। हाय भगवान, इस पानी पूरी वाले को अभी यहाँ आना था, अब तो ये किसी की नहीं सुनेगी। जैसे ही सासू माँ ने कहा, बहू रानी भागते हुए गली में चली गई। पानी पूरी वाले के पास जाती है और थोड़ा करके मांगने लगती है। ऐसा देखकर सासू माँ पानी पूरी वाले के पास जाती है। अरे वाह मैडम, आज आप मेरे ठेले में आई पानी पूरी खाने के लिए, और देखिए आपके खाने की वजह से मेरा व्यापार कैसे चमचमा गया। बहुत हो गया, अब बंद करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि हमारी गली में मत आया करो, क्यों आते हो? धक्का मार के तुम्हें यहाँ से निकालूं क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो कहीं और जाने वाला था, पर क्योंकि मैं हर दिन आता हूँ तो आ गया। कल से मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आने वाला। अरे भैया, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका खुद का व्यापार है। अरे तुम्हारी कहानी तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इसकी कहानी ठीक करूं, देखते रहो। अरे आप क्यों दुखी हो रही है? क्या दिक्कत है आपको? अगर वो पेट भर के खाती है तो पेट भर के खाना भी पुण्य होता है। जी, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है, यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ मैं। शारदा इस तरह से कहकर मंदिर चली जाती है। जैसे ही उसकी सासू माँ वहाँ से चली जाती है, बहू रानी भी मन भर के पानी पूरी खाती है। लौटते वक्त शारदा एक स्वामी जी को पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते हुए देखती है। वो स्वामी जी के पास जाकर कहने लगती है, स्वामी जी, मुझे नहीं पता मैं अपनी समस्या लेकर किसके पास जाऊं। कम से कम आप ही मेरी समस्या सुन लीजिए। बताओ बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं देखता हूँ, अगर उसका समाधान मैं निकाल सकूं तो। शारदा स्वामी जी से अपनी सारी समस्या बताती है। देखिए स्वामी जी, इस गांव में सभी बहुएं अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश है, पर मेरी बहू अलग है। वह हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती है। मैंने उसे बहुत बार बदलने की कोशिश की, पर वो नहीं बदली। मेरी समस्या को समझ लीजिए स्वामी जी, और बहू को बदल दीजिए, बस इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तुमने अपनी परेशानी मुझे बता दी है, अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम खुशी खुशी अपना घर लौट के जाओ और इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। तथास्तु। स्वामी जी की बातों से मनोबल बढ़ाकर शारदा घर लौट जाती है। घर लौट के देखती है कि उसकी बहू ने घर में जितना खाना था इकट्ठा करके वहीं बैठ के खा रही है। ये देखकर सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ ना कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन पानी पूरी वाला उनकी गली में फिर से आता है।
वैसे अक्सर वो शाम के वक्त आया करता था, पर उस दिन सुबह आया। सासू माँ को संदेह होता है। पानी पूरी वाले को गली में देखकर अनामिका भाग के जाती है। बहू रानी के पीछे पीछे सासू माँ भी जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आप सुबह ही आ गए और पानी पूरी का साइज भी बड़ा बड़ा दिख रहा है। कितने दिनों से पेट भर के मुझे पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, पर संभव नहीं हो पा रहा था। चलिए, इतने दिनों के बाद आप आए हैं तो मुझे खुशी खुशी खाने दीजिए। अच्छा, जल्दी जल्दी दीजिए, मुझे खाना है। वो पानी पूरी वाला जैसे ही पूरियां डालता है, वो आकार में और बड़े बड़े होने लगते हैं। पूरियों के अब बड़े बड़े आकार देखकर खुशी के मारे अनामिका और दो करके कहने लगती है। जैसे जैसे वो पानी पूरी खाती है, वैसे वैसे उसका पेट का वजन बढ़ने लगता है। वो कस के पेट को हाथ से पकड़ लेती है। बहू की ऐसी परिस्थिति देखकर सासू माँ जोर जोर से हंसने लगती है। बाद में वो और पानी पूरी नहीं खा पाती है, क्योंकि उसके पेट का वजन बढ़ जाता है और उसे लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। सासू माँ, मैं इसे नहीं रख पा रही हूँ, कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पेट अजीब सा हो गया है, ये देख के मुझे डर लग रहा है। आप कुछ कीजिए सासू माँ। देखा बेटा, अब तुम्हें समझ में आया। इस तरह से खाने से समस्या का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे सासू माँ, इन पानी पूरी को देखकर मायावी लग रहा है। इन्हें खाते ही मेरा पेट भारी हो गया। आप कुछ कीजिए सासू माँ। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। आज के बाद मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी। ये पानी पूरी निश्चित मायावी है। इन्हें खाने के बाद से ही मेरा पेट ऐसा हो गया। हे भगवान, मेरा पेट तो बढ़े ही जा रहा है और वजन भी बढ़ते जा रहा है। सासू माँ कुछ कीजिए, आपका पुण्य होगा। ठीक है अनामिका, तुमने अपनी गलती समझ ली है, यही बहुत बड़ी बात है। अब ईश्वर की प्रार्थना करो, जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। ठीक है सासू माँ। हे ईश्वर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तकलीफ से मुक्ति दीजिए, क्षमा कीजिए मुझे। अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोलती है, वो पानी पूरी का दुकान अदृश्य हो जाता है। अनामिका का पेट भी साधारण हो जाता है। सासू माँ समझ जाती है ये सब कुछ स्वामी जी का माया था। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो ज्यादा खाना बंद कर देती है। तब से लेके भुक्कड़ बहू रानी अच्छी बहू रानी बन जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। पानी पूरी वाला हर रोज वहाँ पे आने के बावजूद भी अनामिका पानी पूरी नहीं खाती है और अच्छी बहू बन के सासू माँ की बातें सुनती है। अनामिका की अभी अभी शादी हुई थी, पर वो अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजेश ने उससे भाग के शादी की थी, क्योंकि दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। एक दिन राजेश कहता है, हमारे ऊंचे जाति के होने से और तुम्हारी नीचे जाति के होने पर हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते अनामिका। राजेश की ये बात सुनकर अनामिका कहती है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हमारा प्यार भी समझना चाहिए। अनामिका इस तरह से कहती है। कुछ दिनों से राजेश का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। तब अनामिका एक सुझाव देते हुए कहती है, हमने तय किया है कि हम गांव के तालाब में मछली पालन का काम करेंगे। हमारे मायके वाले भी यही काम करते थे। अनामिका की ऐसी बात पर राजेश कहता है, पर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है अनामिका? क्यों नहीं है? मुझसे तो खाली नहीं बैठा जाता। मैं मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ सकती। अब जो काम आता है वही करूंगी। मुझे तो मछली पालन का काम पता है, सो वही मैं करूंगी। अगले दिन अनामिका गांव के तालाब पर पहुंच जाती है। सब लोग उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। वहां पे खड़ी एक औरत कहती है, अरे ये तो शारदा की बहू है ना। सास तो हमेशा टिप टॉप रहकर घूमती है और बहू को देखो कैसी लग रही है। लगता है एक हफ्ते से नहाए नहीं है। तभी वहां खड़ी दूसरी औरत कहती है, अरे मैं शारदा को बुलाकर लाती हूँ अभी, उसे भी पता चले उसकी बहू की मुंह दिखाई कैसे हो रही है। इस तरह से कहने के बाद वो शारदा के पास जाकर कहने लगती है, देख शारदा, तेरी नई नवेली बहू की मुंह दिखाई। शायद तूने भी अभी तक अपनी बहू की शक्ल नहीं देखी होगी।
लगे हाथ दूसरी औरत भी कही देती है। तू तो शारदा बड़ी ऊंची जात करती रहती थी, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीती थी, और तेरी बहू देख हम नीचे जात वालों का काम कर रही है। बता तू कब आ रही है मछली पालने? तेरे लिए भी एक जगह का इंतजाम कर देंगे। अनामिका को इन बातों का कुछ अता पता नहीं होता है। वो अपनी मछली पालने में व्यस्त होती है। ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं। तभी एक दिन अनामिका मन ही मन कहती है, वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारी मछलियां जल्दी बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। इस तरह सोचने के बाद अनामिका अपने पति राजेश के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मेरी मछलियां काफी बड़ी हो गई हैं। मैं क्या सोच रही हूँ, अब उन्हें बाजार ले जाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। अनामिका की बातें सुनकर रमेश तैयार हो जाता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए मना किया है क्या? तो ठीक है, कल मैं बाजार जाऊंगी। शारदा ये बातें दरवाजे पे खड़े होकर सुन लेती है। उसके तो पैरों तले जमीन निकल चुकी होती है। वो वहीं दरवाजे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और खुद ही से कहने लगती है, अब यही दिन रह गए थे। पहले तो महारानी ने वहां नीची जात वालों के तालाब पर जाकर ये घटिया काम करके मेरी नाक कटवाई। अब जब इसका मन नहीं भरा तो पता नहीं कौन सा शौक पाल लिया है कि मछली बेचने भी जाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। इसके बाद शारदा वहां से चली जाती है और रात भर सोच सोच कर एक तरकीब बनाती है जिससे अनामिका बाजार ही ना जा पाए। अगले दिन अनामिका तालाब से अपनी मछलियां निकालकर घर ले आती है और उन्हें रखकर राजेश को दोपहर का खाना देने चली जाती है। उसके बाद चुपके से शारदा और उसकी बेटी कुंवारी वहां आती है। शारदा कुंवारी से कहती है, निकाल बिल्लियों को और छोड़ दे उस चुड़ैल के घर में। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया उस चुड़ैल ने। शारदा की बातें सुनकर कुंवारी कहती है, अब तो देख तमाशा इन बिल्लियों का माँ। ये बेचारी बिल्लियां बहुत दिनों से भूखी जो है। जब अनामिका वापस आती है तो अपने घर में बिल्लियों को देखकर घबरा जाती है। उसकी सारी मछलियां बिल्ली खा चुकी थी। ये देखकर अनामिका कहती है, मेरी मछलियां, हाय रे, कौन कमबख्त की नजर लग गई। हम तो घर पर ताला लगाकर गए थे, फिर ये बिल्लियां घुसी कैसे? तभी शारदा जोर जोर से चिल्ला के कहने लगती है, हाय मेरा पैर, वहां क्या खड़ी है, उठा मुझे। शारदा को उस हालत में देखकर अनामिका को सब समझ में आ जाता है और वो कहने लगती है, ओहो, वैसे आप आज यहाँ कैसे? अपने बेटे की याद आ गई या अपनी बहू की मेहनत पर पानी फेरने आई थी ये माँ बेटी की जोड़ी? अनामिका की बातें सुन के शारदा की तो चुप्पी लग जाती है। अगले दिन अनामिका फिर तालाब पर जाकर अपनी मछलियां लाती है और आज सीधे बाजार चली जाती है। उसकी अच्छी बिक्री होती है। वो बहुत खुश होती है। इस तरह से उसके पैसों की समस्या भी दूर हो जाती है। पर शारदा का परिवार आज भी उस जात पात के बंधन में जकड़ी हुई है।